चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। इसमें हम अब कंटिन्यू इस टाइम पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हो गए या फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना सारा हो पाता है। सबसे पहले देखो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन है एक जून 2015 का। इसमें क्या पूछा गया है, द रोल ऑफ कॉपर साल्ट इज को कैटेलिस्ट इन वेकर प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये को कैटेलिस्ट की जैसे जो यूज होता है कौन कॉपर, इन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब आप बताओ करके, इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि कॉपर यहाँ पर को कैटेलिस्ट की तरह यूज होता है। चलो तो ये पूछ क्या रहा है, ये रोल पूछ रहे हैं इस को कैटेलिस्ट का। प्रोसेस आपका क्या है, वेकर प्रोसेस। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन ऑफ पैलेडियम 0 बाई कॉपर 2 प्लस, ऑक्सीडेशन ऑफ पैलेडियम 0 बाई कॉपर 1 प्लस, ऑक्सीडेशन ऑफ पैलेडियम 2 प्लस बाई कॉपर 1 प्लस, मतलब पैलेडियम जो 2 प्लस है उसको और ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर प्लस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ पैलेडियम 2 प्लस बाई कॉपर डबल प्लस या कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो भी समझ आ रहा है 0 से 2 क्या 0 to 2 तो आई मीन ऑप्शन नंबर ए की बी की सी। ए ऑप्शन नंबर ए। कितने लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, भावना भावना का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी लोग क्या बोलते हैं, चलो गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए वेकर प्रोसेस होता क्या है। तो वेकर प्रोसेस में क्या है कि एक जो आपका पैलेडियम 2 प्लस का जो कॉम्प्लेक्स है, ये वेकर प्रोसेस को यहाँ पर मेंशन किया है। हाइड्रोफॉर्मुलेशन एक प्रोसेस है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट ये बनाता है एल्कीन का। तो इसमें ये जो आपका पैलेडियम 2 प्लस आपका एक कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ जब ये एल्कीन रिएक्शन करता है, देखिए ये एल्कीन जो है रिएक्ट करने आ रहा है, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये जो पैलेडियम 2 प्लस है पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या इस पाई कॉम्प्लेक्स ना बोल करके इसको अभी बोल दीजिए कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है। समझ आया क्या भाई। देन ऑन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये पैलेडियम जो है ईटा 2 से, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ईटा 2 क्योंकि ये जो है 2 कार्बन के कांटेक्ट में है। ऑन हाइड्रोलिसिस ये जो है आपका पैलेडियम जो है ईटा 1 टर्मिनल पोजीशन पर ये इस एल्काइल एल्कीन ग्रुप का जो है, आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और OH ग्रुप जो है वहां पर जुड़ गया। अब इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर आप प्रोसेस देख रहे होगे तो ये जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है पैलेडियम में। हो रहा है क्या, हाइड्राइड, हाइड्राइड सीधा लिख देता हूं, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन जब हो गया
देन क्या होता है आपका पैलिडियम जो है, फिर से यहाँ पर देखो इस हाइड्राइड को फिर से ट्रांसफर किसमें एल्कीन में जोड़ देता है। दैट इज एक रिएक्शन पढ़े हो क्या आप लोग, जिसमें सपोज मान लो एक ये मेटल है और ये ऐसे जुड़ा हुआ था और यहाँ पर हाइड्रोजन था, लेकिन वो उस टाइप का रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पर एल्कीन का इंसर्शन हो गया क्या, ये लोग। यस सर। ठीक है, सो ये आपका डी से ई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सब में इसमें मेंशन है। अभी कहीं यहाँ पर अभी कहीं भी आपका जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। देन आफ्टर प्रोटोनेशन H+ के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ध्यान देना, ये पैलेडियम 2+ जो है वो आपका पैलेडियम 0 में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर रिडक्शन हो गया मेटल का, और ये आपका जो है ये वाला पोर्शन, ये H, अब भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये जो है कीटोइनॉल जानते हो क्या? तो यस तो उस टाइप का यहाँ पर रिएक्शन हो करके ये जो पैलेडियम जो है रिड्यूस होकर के पैलेडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप दैट इज फॉर्मिलाइटेड ग्रुप आपको मिल जाता है, इसलिए इसको फॉर्मिलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, फॉर्मिलाइटेड ग्रुप या फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये इतने प्रोसेस में आपका ये क्वेश्चन अभी नहीं किया है, ये एक्चुअल में क्या किया, क्योंकि ये एक जो कैटालिसिस की तरह काम करता है, ये पैलेडियम 2+ जो है ये आपका कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, तो कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा तो भाई ये साइकिल चलना चाहिए क्या, फिर से साइकिल चलना चाहिए क्या। लेकिन इस साइकिल में जो ये एल्कीन है, ये जो आप साइकिल में जो एल्कीन है जिसके साथ ये पैलेडियम 2+ रिएक्शन करता है, वहां पर ये आफ्टर प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट में ये कार्बोनिल बनाया, तो कार्बोनिल बनाने के बाद पैलेडियम जो रिड्यूस हो गया है 0 में, और जब 0 में रिड्यूस हो गया है, लेकिन काम कौन करता है, पैलेडियम 2+ किसके साथ, एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में। इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका कॉपर 2+ है, ध्यान दो, ये कॉपर 2+ जो है वो क्या करता है, इस पैलेडियम 0 को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद जो है कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये लीजिए, समझ आया क्या? और फर्दर ये कॉपर 2+ है, 2+ जो है सॉरी जो आपका कॉपर 2+ जब ऑक्सीडाइज करेगा पैलेडियम को तो खुद रिड्यूस हो जाएगा बेचारा। ठीक है, सो आपका ये फर्दर ये साइकिल की तरह काम करने के लिए ये फिर से तैयार हो जाता है, पैलेडियम 0 जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये कॉपर प्लस जो है फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर 2+ में, और कॉपर 2+ फर्दर पैलेडियम 0 को पैलेडियम 2+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपका क्वेश्चन देखो कहाँ से इतने अच्छे प्रोसेस से नहीं आया, वो ये पूछ रहा है कि कॉपर जो को कैटलिस्ट कॉपर होता है वो वेकर प्रोसेस में क्या काम करता है। समझ आया क्या? तो क्या करता है ये पैलेडियम 0 को कॉपर 2+ में कन्वर्ट कर देता है। ओके, पढ़ी थी भावना इसको? हाँ सर, 3 कैटालिटिक रिएक्शन 3 तो देखी थी, उसमें ये भी था। वेरी गुड। ठीक, कौन कौन से पढ़ी थी? विल्किंसन कैटलिस्ट और गुड, वेकर प्रोसेस और वेरी हाइड्रो गुड, फॉर्मुलेशन और मॉन्स्टेटो वगैरह बचा है। वेरी गुड। ठीक, चलो आएगा, धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है,
ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट of the reaction of propene CO and H2 in the presence of CO2 COF as a catalyst is। जब प्रोपीन का रिएक्शन, ये एक्चुअली पूछ रहा है आपको कि जब प्रोपीन का आप रिएक्शन कराएंगे, प्रोपीन मतलब ऑब्वियस सी बात है यही होगा, CO और H2, कैटेलिस्ट कौन होगा आपका, CO2 COF एज अ कैटेलिस्ट। तो आपका रिएक्शन में क्या बनेगा, आपने पढ़ा है पूरा है, बताओ भावना, क्या आएगा, ब्यूटोनोइक एसिड बनाता है, ब्यूटेनॉल बनाता है, 2 ब्यूटेनोन बनाएगा, या फिर मिथाइल प्रोपेनोनेट बनाएगा। ठीक है, ये भी हाइड्रोफॉर्मुलेशन है क्या, ब्यूटेनॉल आएगा शायद सर। मतलब सेकंड ऑप्शन, यस सर। पक्का, क्यों, यस सर। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी यस बात है, सर, ये जो हाइड्रोफॉर्मुलेशन। हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन है, हाँ। और इसमें तो ये यस सर। एसिड है, इसमें ब्यूटेनॉल है, सॉरी इसमें ब्यूटेनोन है, तो कीटोन, एक तो चांस होगा भाई कीटोन का और एक एल्डिहाइड का, अल है ना। एल्डिहाइड। हाँ, तो आपको ध्यान देना है इन चीजों में। हाँ, इसमें क्या बनता है, ब्यूटेनॉल। कब ब्यूटेनॉल बनेगा, जब रिएक्शन करेगा ये प्रोपीन के साथ। नेक्स्ट है इन दी हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस, ये आपका क्वेश्चन है जून 2011 का, और ये दिसंबर 2014 का। 87 नंबर क्वेश्चन में, जून 2011 में, इन द हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन द इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट जो है क्या बनाता है, फॉर्म्स आर एसाइल इंटरमीडिएट, ये बनाएगा, या फिर फॉर्म्स एन एडक्ट विथ एन ओलेफिन प्रोडक्ट, सॉरी मेरे को ना इन सबको हटा देना चाहिए, ऐसे टिक नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप इसी को सही समझोगे। चलिए, रिएक्ट विथ H2 या फिर एलिमिनेट प्रोपेन, तो क्या करता है इन सभी में से, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हमको इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा, हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस, दोनों जो रिएक्शन है, दोनों जो क्वेश्चन है, एक ही आपके जो कैटालिसिस प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार 2011 में आए हैं और एक बार 2014 में आए हैं। 2011 में उन्होंने इंटरमीडिएट के बारे में पूछ लिया, और 2014 में उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन होता क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक कोबाल्ट का जो आपका कैटेलिस्ट है CO2 CO8, ठीक है, वो जो है एक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और देखना यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लोगों का भी एक होता है हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं, हाइलोजनेशन पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये एक हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन होता है। इसमें जो, सॉरी, इसमें जो है आपका CO2 CO8, जो कि यहाँ पर ये मैं मेंशन किया हूँ, ये एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसका जो, इस कैटेलिटिक साइकिल में जो एक्टिव स्पीसीज होता है, एक्टिव स्पीसीज जो होता है वो होता है इसका COCO4H आपका कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये जो है क्या करता है, एक पॉलीमर है, डाइमर जिसको बोलते हैं, COCO और CO8 ऐसे होंगे, बताओ भाई, H2 को जोड़ दो एक एक, क्या बन जाएगा, COCO4
H। ठीक है, तो ये जो है A जो है ये आपका ये आपका जो है इस कैटालिटिक प्रोसेस में एक एक्टिव स्पीसीज की तरह काम करता है, न कि CO2 CO8। सो सबसे पहले ये क्या करता है, एक CO एलिमिनेट करता है, और एक जब CO एलिमिनेट करेगा तो कहीं ना कहीं इसके पास अब कोऑर्डिनेटिवली इन लोग जो है अब अनसैचुरेटेड हो रहे हैं, फेवर कर रहे हैं किसको, कि कोई लिगेंड जो है इससे आकर के जुड़े। तो ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, ये आपका एल्कीन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पाई क्लाउड से इसके साथ कोऑर्डिनेट होकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देन यहां पर CO, देखो CO का इंसर्शन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, CO जो है इंसर्ट हो रहा है क्या, जो CO यहाँ पर रिमूव हुआ था अब वो CO को प्यार से इंसर्ट कर रहा है। अरे ठीक, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये एक टर्मिनल एल्काइन की तरह यूज हो गया, टर्मिनल एल्काइल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, अरे यार क्यों ऐसे, हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये कंप्लीट इसको R प्राइम, लिख सकता हूं। अब जब देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो है एल्काइल माइग्रेशन, एल्काइल माइग्रेशन पढ़े हो क्या, यस एल्काइल सर। माइग्रेशन होने पर यहाँ पर CO जो है इंसर्ट हो गए यहाँ पर, ऑब्वियसली एल्काइल माइग्रेट करता है, लेकिन इसमें पहले वैकेंट साइड बनता है, इसका मैकेनिज्म हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर पहले वैकेंट साइड बनेगा, देन वहां पर एल्काइल माइग्रेशन होकर के वैकेंट साइड, आफ्टर वैकेंट साइड बनने के बाद ये CO जो है उस जगह पर जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, एल्काइल माइग्रेशन आपका एक मैकेनिज्म प्रोसीड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर जब H2 के साथ रिएक्शन करता है, तो H2 के साथ रिएक्शन करने पर ये जो आपका रिएक्टिव स्पीसीज बना था उसको एज इट इज वो बना देता है, और यहाँ पर एक H के साथ ये जो आपका CO है, यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप जो R प्राइम है वो, सॉरी R प्राइम बोल रहा हूँ, ये जो है कंप्लीट निकल जाता है, और एक H इसके साथ और दूसरा H जो है इस कोबाल्ट के साथ जुड़ करके ये आपका जो कैटेलिस्ट था उसका रिएक्टिव स्पीसीज बना दिया। और यहाँ पर जब ये प्रोपीन के साथ रिएक्शन किया था, ये प्रोपीन ही है, प्रोपीन ही है, और प्रोपीन के साथ जब रिएक्शन किया तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेनल, एल्डिहाइड है, ब्यूटेनल। ओके, ये आपके श्राइवर एटकिंस का एज इट इज क्वेश्चन पिक किया है यहाँ पर, एज इट इज क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोपीन का ही रिएक्शन इस कैटेलिस्ट के साथ वो कराएगा। किसी दिन पूछेगा कि जो आपका हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन होता है जिसमें एल्कीन को ब्यूटेनल या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां पर उसका जो कैटेलिस्ट का क्या एक्टिव स्पीसीज CO CO2 CO8 होता है कि CO CO4H होता है, याद रहेगा। सर 5 कोऑर्डिनेटेड को लिखेंगे। हाँ ऑब्वियसली, ये जो 5 कोऑर्डिनेटेड ए जहां पर ये A मेंशन है वो आपका इसका एक्टिव स्पीसीज है। अच्छा सर, अजय कुमार की बुक में उसको बोला है 3 कोऑर्डिनेटेड, जो ऊपर में लिखे उसको। कहाँ है 3 कोऑर्डिनेटेड, सर जो ऊपर 4 कोऑर्डिनेटेड है जिसमें 3 CO लिगेंड है, हाँ उसको बोल दिया है। अच्छा, उसका भी एक क्वेश्चन आएगा देखना, ठीक है, वो T शेप वाला, ठीक। यस सर। नहीं नहीं, ये जो है आपका देखो, मैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ, इसमें आप जब श्राइवर एटकिंस की बुक में पढ़ेंगे इसको, तो जब हाइड्रो हाइड्रो फॉर्मुलेशन जब रिएक्शन तुम वहाँ पर ओपन करोगी
तो ये एज इट इज यही साइकिल तुमको दिखेगा। और यही ये जो है आपका देख लो यहाँ पर, ये CO2 CO8 जो है वो ये रिएक्शन थोड़ी कर रहा है, कौन कर रहा है इस कैटालिटिक साइकिल में, तो CO4 COCO4H रिएक्शन कर रहा है। तो मैं तो इसी को बोलूंगा कि जब तक ये फॉर्म नहीं होगा कैसे होगा, कैसे बनेगा। ठीक। यस सर। यस सर। अब होता क्या है, वो ये कर सकता है भाई कि यहाँ पर ये H2 को रिएक्शन न करा करके वो सीधे जो है यहाँ पर बिना हाइड्रोजनेशन कराए, ठीक है, वो जो है आपका हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या बोलते हैं इसको, जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा कार्बन कार्बन कोबाल्ट कोबाल्ट मेटल बॉन्ड को, ठीक है। तो वहां पर ये अगर वो H2 के साथ रिएक्शन ना करा करके अगर सीधा तोड़ देगा तो वो पहले CO बनाएगा और एक CO को एलिमिनेट करके तब वैसे जाएगा नहीं, लेकिन मैं जो है आपको एजेंटिस साइकिल पिक किया हूँ श्राइबर एटकिंस का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, देख लेना जब और क्या लिखा है वही चेक करेगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल तो हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रोटीन जो है हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन जिसमें CO2 CO8 जो है आपका क्या करता है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, उसमें ब्यूटेनॉल प्रोडक्ट बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर ये जो 2011 में क्वेश्चन करा गया है वो क्या बोल रहा है कि इन द हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है आपका CH3 CH3 CH2 CO4 कहाँ है, इसको देखो तो कहाँ है बताओ तो। अरे डी है क्या, डी? यस सर। ये जो डी दिख रहा है वही है क्या? तो ये जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट क्या प्रोडक्ट बनाता है, ऑप्शन क्या दिया है भैया, हमने कहीं भी उसको जो इंटरमीडिएट है उसको H2 के साथ रिएक्शन नहीं कराया, हमने कहीं भी प्रोपेन नहीं बनाया, प्रोपेन एलिमिनेट हुआ था क्या? वो एक्चुअल में ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़े, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यस सर। तो वैसे ही अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के मैं प्रोपेन बना लेता, ऐसे सोच रहा था। तो ये भी नहीं होगा भाई, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। फॉर्म्स एन एडक्ट विथ एन ओलिफिन रिएक्टर, ये क्या बात हुई, फॉर्म्स एन एडक्ट विथ एन ओलिफिन रिएक्टर, लेकिन ये जो है एक एसाइल इंटरमीडिएट जरूर बनाता है, क्या बनाता है, एसाइल इंटरमीडिएट। और वो कैसे बनता है, माइग्रेटरी इंसर्शन से, कैसे बनता है, माइग्रेटरी इंसर्शन से। और ये आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्ट था, सॉरी इंटरमीडिएट था, वो एक एसाइल इंटरमीडिएट बना है जो कि फर्दर H2 के साथ रिएक्शन करके फिर आपका जो कैटलिस्ट था उसको और आपका एक फॉर्मुलेटेड या ब्यूटेनॉल एक प्रोडक्ट बना है, हाइड्रोफॉर्मुलेटेड। ओके, हाइड्रोफॉर्मुलेटेड मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो जुड़ रहा है और फॉर्मुलेशन भी हो रहा है, तो आफ्टर ऑल हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसी जो प्रोसेस हाइड्रोफॉर्मेशन प्रोसेस उसको कंपेयर किया हूँ, तुम फोकस करना इसको, डी को। डी में देखो ये जो आपका आर है, कोई नो डाउट कि इस डी में और इसमें, मतलब सी और डी में, डी में अगर देखूं तो ये आर जो है उसमें एक टर्मिनल कार्बन से कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, जुड़ा है क्या? लेकिन यहीं पर जब मैं सी और डी के बीच जो कन्वर्जन है उसमें जो मैं देख रहा हूँ राइट हैंड साइड, तो ये जो आपका कोबाल्ट है वो अब टर्मिनल पे नहीं जुड़ा है, समझ आया? यस सर। मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है टर्मिनल पर जुड़ गया यहाँ पर, लेकिन ये अभी कोबाल्ट जो है टर्मिनल पर नहीं जुड़ा है। देखो यहाँ पर ये कोबाल्ट जो है इसका जो पाई क्लाउड है, पाई जो बॉन्डिंग से जो कोऑर्डिनेट किया था उसको ये चेंज करके अब थीटा 1 में जा रहा है, लेकिन ये अब टर्मिनल पोजीशन चेंज न करके
टर्मिनल पोजीशन जुड़ करके ये इंटरनल कार्बन से कनेक्ट हो गया। तो इस केस में तुम्हारा जब माइग्रेशन होगा तो ये CO के साथ वही कार्बन जुड़ेगा क्या? ठीक। यस सर। सो अब ये पूरा प्रोडक्ट का किस्सा चेंज हो जाए, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होने वाला है वो पूरा चेंज हो जाएगा क्या? कैसे होगा? अब पूरा प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर एक आपको क्या मिल रहा था, एक टर्मिनल एल्डिहाइड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल एल्डिहाइड दैट इज ये जो CHO ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पर न जुड़ करके एक इंटरनल कार्बन पर जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर एक ब्रांच्ड एल्डिहाइड बनेगा, ब्रांच वाला ब्रांच्ड एल्डिहाइड। समझ आया क्या? तो किसी दिन वो एक क्वेश्चन करेगा कि अगर यहाँ पर मैंने जो CO का जो बॉन्डिंग अगर वो टर्मिनल कार्बन पर न जुड़ करके अगर इंटरनल पर जुड़ जाए तो वहां पर कौन सा एल्कीन बनेगा, कौन सा कार्बोनिल बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, टर्मिनल या फिर ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड बोल सकता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा? यस सर। ठीक है। चल हाँ, ये एक बहुत बढ़िया एक हाइड्रो फॉर्मुलेशन का और क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रो फॉर्मुलेशन से आए हुए हैं। ये आपका कुछ समय पहले का ही दिसंबर 2018 का है, जिस टाइम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए थे। वैसे हर बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है हाइड्रो फॉर्मुलेशन, हाइड्रो फॉर्मुलेशन के अभी आपने कोबाल्ट कैटलिस्ट का यूज किया, इसके लिए जो है एक RH रोडियम वाला कैटलिस्ट भी यूज में लाया जाता है। रोडियम वाला कैटलिस्ट भी यूज में लाया जाता है। और ये जो है इसमें L2 को चेंज, यहाँ पर मीन्स L2 को जो है इन्होंने चेंज किया है हर एक ऑप्शन में। वो भी कैसे? बाइडेंटेंट leads to linear and branched formulated product। लीनियर हो या ब्रांच, दोनों चलो, आप एक बार लीनियर भी बना सकते, चलो ब्रांच भी बना सकते, लीनियर एंड ब्रांच फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट ये बना सकता है कौन? ये कैटलिस्ट जो HRHCOl2 है। लेकिन the linear hydroformulated product is found with highest selectivity when L in the rhodium complex is। वो ये बोल रहा है कि लीनियर जो हाइड्रोफॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट जो बनेंगे उनकी जो सेलेक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी, कौन सा एल को मैं लूंगा यहाँ पर, तो इसके बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो एक मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा था तुमको, तो वहां पर मैंने एक बाइट एंगल यूज किया था। बाइट एंगल, बाइट एंगल वर्ड स्ट्रेन वगैरह कुछ कुछ बता रहा था तो ये जो बाइट एंगल जो होता है, जो लीनियर हाइड्रोफॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट पे जो होता है, बाइट एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो है हाइड्रोफॉर्मुलेशन की टेंडेंसी होगी। तो बाइट एंगल की बात करें तो बाइट एंगल क्या होता है कि इसके लिए अराउंड जो है 81 के आसपास, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ लेकिन अराउंड इसी के आसपास होता है। और ये आपका 90 के आसपास होता है बाइट एंगल, इसका जो है 92 ऐसे, लेकिन इससे ज्यादा होता है ये जो आपका 20 से ज्यादा होता है डी का। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है इसके लिए जो बाइट एंगल है काफी थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसके लिए जो बाइट एंगल है वो ग्रेटर देन 120 डिग्री होता है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा सी ऑप्शन के लिए बाइट एंगल है
तो जब आप इस लिगेंड को सेलेक्ट करेंगे इस L2 के जगह में, तो लीनियर हाइड्रोकार्बोनेटेड प्रोडक्ट की जो टेंडेंसी है वो फॉर्म होने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी सेलेक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी। इसको देखते हैं, यहाँ पर आगे कहीं आता है तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, एक 2012 में दिसंबर में आया क्वेश्चन है 85 नंबर। यहाँ पर उन्होंने ये पूछ लिया कि कौन कौन से लोग जो हैं यहाँ पर किस किस काम में यूज किए जाते हैं, बताओ भाई। एक है आपका RBINAF रूथोनियम, रूथोनियम का एक कॉम्प्लेक्स है। एक है आपका रोहोडियम का, और PD का है, PDPPS3 4। और एक है आपका रूथोनियम का दूसरा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक काफी बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, क्या है आंसर? एक आध पकड़ पा रहे हो? बी का ना फर्स्ट वाला होएगा। बी का होगा फर्स्ट वाला, बी का होगा फर्स्ट वाला। उसके बाद पैलेडियम हैक कपलिंग में होगा शायद। वेरी गुड। पैलेडियम जो है सबसे पहले, तो मैं सोच रहा था कि तुम इसी को ही पकड़ोगे। पैलेडियम जो है एक कपलिंग, देखो तो कौन से में इसका जोड़ी है। पहले तो सी को मिलाओ, सी का फोर्थ ऑप्शन किसमें है? तो सी का फोर्थ ऑप्शन है ए और सी में, मतलब बी ऑप्शन में सी का जो है थर्ड दिया है, जो कि नहीं होता, पहले काटो इसको। उसके बाद बी डी ऑप्शन में भी सी का सेकंड दिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब कहीं ना कहीं इन दोनों में मैं फंसूंगा, क्यों? क्योंकि सी का जो है वो आपका दोनों के दोनों में फोर्थ दिया है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। ओके, अब आपने बताओ यहाँ पर बी का क्या पढ़ा, यहाँ पर बी का क्या पढ़ा? हाइड्रोफॉर्मिलेशन। बिल्कुल, लेकिन इतना चालाकी से ये काम किया है कि दोनों बी जो है फर्स्ट, और बी और फर्स्ट मतलब दोनों के दोनों जो इजी वाले थे वो क्या हो गए, दोनों में मैच कर गए। अब करे तो करे क्या? तो भाई सिंपल सी बात है, ए को जानो या तो डी को जानो, दोनों में से एक को जान जाओगे तो तुम्हारा जो है काम कर जाएगा। ओके, अरे ठीक। यस सर। तो ये जो आपका फर्स्ट ए होता है, ए वो आपका काम करता है एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। और बच गया कौन? ये तो ये काम करता है आपका असिमेट्रिक हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं रूथेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है कहीं असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन और एक हाइड्रोजनेशन में एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है। ये याद रहेगा तभी बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनने वाला। ठीक है, पैलेडियम का जैसे तुमको पता है, आरएस जैसे पता है, वैसे इनका भी पता रहेगा। और फंसाया भी तो क्या है, वो रूथेनियम में, दोनों के दोनों में रूथेनियम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये लीजिए, एक कपलिंग, हाइड्रोफॉर्मिलेशन, असिमेट्रिक हाइड्रोजन ट्रांसफर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2013 दिसंबर, which of the following is not suitable as catalyst for hydroformylation? डी। कौन? डी। डी पक्का? यस सर। और बाकी लोग? बी। बी। चलो, और
और कोई तुक्का लगाएगा कि पता है? क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन पता रहेगा तभी बनते हैं। क्या श्योर है, डी होएगा। डी होएगा। चलो वेरी गुड। इसमें जो है ए भी जो है आपका क्या होता है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बट देखो डी में कार्बोनाइल प्रेजेंट नहीं है। तीनों में कार्बोनाइल। इन वैसे भी ये तो याद करने वाली चीज है, ये जो आपके ए बी और सी जो है हाइड्रोफॉर्मुलेशन में यूज होते हैं, लेकिन डी जो है वो यूज नहीं होता। तो अगर यूज नहीं होता तो वही तो पूछा है, नॉट सुटेबल। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अरे ये ऐसे क्वेश्चन है, ये प्रोसेस वगैरह की तुमको कैटलिस्ट अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। देख लीजिए जो बोल रहे थे ना आप लोग हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस, तो हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस में एक तो वो जो है आपका कौन यूज होता था, CO2 CO8 ये यूज होता था। लेकिन हाइड्रोफॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस में अगर इसको इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस है, जिसमें रोडियम बेस्ड कैटेलिस्ट जो कि RHCOH PH3 ट्राइस का जो रिएक्शन है कराया जाता है हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन में। ठीक है, जो कि फॉस्फीन लिगेंड को लॉस करके, फॉस्फीन लिगेंड को ये लूज करके पहले अनसैचुरेटेड होता है, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड, मतलब ये जगह बनाता है उस एल्किन को जोड़ने के लिए। जैसे वहां भी तो वही हुआ था क्या, CO2 CO8 जो है पहले तो अपना कन्वर्ट हो गया CO4H में, और CO4H में वो जो है एक CO लॉस करके CO3H में कन्वर्ट हुआ था क्या, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेशन लाया था क्या, ताकि एल्किन जो है जुड़ सके। तो वैसे ही ये भी RH जो है आपका लॉस करता है CO का, और वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा हाँ, आप जो है इन कैटेलिस्ट का बढ़िया सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे कॉम्प्लेक्स ही तुमको दिखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन हो, उनका शेप हो, या फिर उनके क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इन सबको वो पूछ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है ना लो टेम्परेचर दैट इज मॉडरेट टेम्परेचर पर भी और 1 ATM पर रिएक्शन कर जाता है। लेकिन कोबाल्ट का जो आप कार्बोनाइल का कैटेलिस्ट लिए थे, कोबाल्ट कार्बोनाइल का, वो जो है काफी हाई टेम्परेचर दैट इज 150 डिग्री एंड 250 डिग्री 250 ATM पर रिएक्शन करता है। तो भाई अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से देखें तो ये तो आपका लो टेम्परेचर पर और 1 ATM पर ही मतलब रिएक्शन करने में कैपेबल है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि रोडियम जो कैटेलिस्ट है वो बहुत ही यूजफुल होता है लेबोरेटरी में, वो भी नॉर्मल एम्बिएंट कंडीशन, जिसको आप अच्छे से सिंपल एज कंपेयर टू कोबाल्ट बेस्ड हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, यही RH का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका फॉस्फीन मॉडिफाइड क्या बोलते हैं, देख लीजिए, फॉस्फीन मॉडिफाइड दिख रहे हैं क्या आपको, ये PPS3, इधर जो है फॉस्फीन थोड़ा मॉडिफाइड हो गया, ये लोग जो है यूज हो जाते हैं, आई मीन हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी, नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोफॉर्मुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि फिर ये भी हाइड्रोफॉर्मुलेशन से रिलेटेड, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिलेशन से, और ये जो है रोडियम बेस्ड जो आपका कैटेलिस्ट है जो कि हाइड्रोफॉर्मुलेशन में यूज होता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देख लीजिए, RH PPS3 ट्राइस COH ये कैटेलिस्ट की तरह यूजर है, बोल रहा है एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ PPS3 वुड क्या होगा, बोल रहा है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, decrease the rate of reaction, not influence of the rate of reaction,
स्टॉप द रिएक्शन। मतलब ये जो लिगेंड है उसमें हम एक्सेस ऑफ PPS3 अगर डाल दें तो क्या होगा, क्या बोलते हो? कैसे, सर वो तो केवल जब क्या होगा? यू ग्रुप को रिप्लेस करेगा तभी तो PSC जो है वो PPSC जो है वो ऐड होता जाएगा। नहीं, अल्टीमेटली तुम ये बताओ कि हेटेरोफॉर्मुलेशन का रिएक्शन जो है बढ़ेगा कि घटेगा जब ये जो है ज्यादा मात्रा में वहां पर आप फॉस्फेट यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ फॉस्फेट। क्या डिक्रीज होना चाहिए? सर क्योंकि अगर ये फिर से ऐड होएगा तो CO जो ग्रुप है वो तो निकल जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि अगर ये जो एल्कीन आपका जो फास्फीन अगर है तो वो फर्दर जो आप बोल रहे ना ऐड होने वाला, ये 18 to 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो एक्सेस ऑफ PPS3 के साथ रिएक्शन करके ये आपका 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन हमको पता है कि भाई इस रिएक्शन में तो इसको निकलना रहता है, 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना रहता है इसको एक्टिव स्पीसीज बनने के लिए। यस सर। तो ये 20 में जब जाएगा तो जाना चाहिए था इसको 16 की तरफ, लेकिन जा रही है 20 की तरफ। समझ आ रहा है क्या? तो ये जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज्यादा होता है PPS3 का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, तो हेटेरोफॉर्मुलेशन जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस भी बहुत ज्यादा है इसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो मुफ्त वाला क्वेश्चन था। क्या होता है इन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट द कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट सिस्टम इज, कौन जो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में यूज होता है? कौन होता है? ए। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में TiCl4 एल्यूमिनियम ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम के साथ यूज में लिया जाता है। चलो, तो ये तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। 2 नंबर में आया था ये, और बहुत पहले 2011 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलो, विल्किंसन कैटलिस्ट। बताओ क्या होगा इसका? रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट सिस्टम रिजल्ट इन, यहाँ पर एक निग्लेक्ट किया जा रहा है सॉल्वेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ RH। जो आपका सॉल्वेंट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से RH के निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो जब ये निग्लेक्टिंग होगा, आई मीन सॉल्वेंट का इफेक्ट आप मेंशन ना करें, तो यहाँ पर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप है, ठीक है, वो भी किसमें, विल्किंसन कैटलिस्ट जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का, तो इसका जो शेप है वो क्या होगा? T शेप, RHPPS3 twice Cl, ट्राइगोनल प्लेनर RHPPS3 2 Cl 2 माइनस, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर इस कॉम्प्लेक्स का, या फिर सी, आई मीन कौन सा आएगा आपका बताओ? कैसे? ठीक है,
देखो ये जो आपका RH-PPS3 ट्राइस Cl है, वो विल्किंसन कैटलिस्ट में जो हाइड्रोजनेशन स्टेप होता है, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग है, बट आंसर जो है आपका यही दिया गया है। जब PPS3 लॉस करता है, PPS3 जब रिमूव करता है ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, वो भी स्टेरिक फैक्टर के कारण, स्टेरिक फैक्टर जब PPS3 जब लॉस करता है और ये RH-PPS3 ट्वाइस Cl बनाता है, तो इसका जो शेप है वो होता है टी शेप। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका लिया गया था। इसको आप याद रख लें, इसलिए जो है मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। इसको आप याद रखना कि जब RH-PPS3 ट्राइस Cl जो है विल्किंसन कैटलिस्ट में हाइड्रोजनेशन स्टेप, जब वो PPS3 स्टेरिक फैक्टर के साथ जब PPS3 लॉस करता है, तो जो आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है, सॉरी जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट होता है, वो टी शेप का होता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट का जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जब आप पढ़ते हो, तो वहां पर ये जो एक्चुअल में बोला गया रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप्स इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, तो उस रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप में आपको ये नहीं दिखेगा, इसलिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपके ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा था, क्योंकि ये जो आपके बी, डी और सी हैं, ये बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड शेप्स मैच नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर तुमको मैं विल्किंसन कैटेलिसिस प्रोसेस को अगर मैं दिखाऊं विल्किंसन कैटेलिस्ट के साथ, तो विल्किंसन कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में। इसमें जो यूज होने वाला आपका कैटेलिस्ट है वो है RH-PPS3 ट्राइस Cl। ये होता क्या है कि जब H2 का सब रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन लोग जुड़ गए क्या, हाइड्रोजन लोग जुड़ गए क्या, सीस में जुड़े क्या, दोनों सीस में। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ गया, +1 से +3, दो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा, दो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन। देन क्या होता है, आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन ये PPS3 को रिमूव करता है, फर्दर ये अपना जो है कोऑर्डिनेटिवली ये अपने आप को अनसैचुरेट कर रहा है, ताकि ये एल्कीन के साथ जुड़ सके। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में एल्कीन का ही तो हाइड्रोजनेशन होता है, आई मीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये हाइड्रोजन को तो पहले ही जोड़ लिया ऑक्सीडेटिव एडिशन से, लेकिन खुद में जोड़ा है, अब जो है उसको ट्रांसफर करेगा कैसे भी करके ये एल्कीन में, तो इसके लिए इसको एल्कीन को जोड़ना पड़ेगा। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फास्फीन आपका जो ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करके जैसे ये पहले जुड़ता है, मैं सब बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक इस टाइप से पहले ये बाइंड होगा। अब जब ये इसके साथ इसके पाई क्लाउड के साथ जब ये बॉन्डिंग किया हुआ है, देन आफ्टर क्या यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, सॉरी, या फिर अब जो बोल सकते हैं एल्कीन इंसर्शन, ये लो, अरे यही हुआ क्या, यस सर। ठीक है। अब देखो, देन फर्दर ये जो PPS3 रिमूव हुआ था वो फर्दर ये ऐड हो गया, और जब ऐड हुआ तो ये किसका बनाया, E से F में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान देना, ये बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब F बन जाएगा, देन ये पूरा का पूरा आपका क्या काम कर रहा है, एक R का काम कर रहा है क्या, और इसके शीश में एक H है क्या, इसके शीश में एक H ग्रुप है क्या, यस सर। तो क्या ये एक रिडक्टिव एलिमिनेशन का कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं,
रिडक्टिव एलिमिनेशन का कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अरे हाँ बोलो। यस सर। तो ये जो है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन जब कर रहा है तो ये एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर यूज हुआ था एल्कीन, और फिर से जो आपका रिएक्टेंट है एज इट इज जो है वो कैटलिस्ट जो है उसी फॉर्म में वापस आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोल रहा था कि जो पीछे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो उस पीछे क्वेश्चन में रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप है जो दिया हुआ है आपका, उसमें कहीं भी ये नहीं बना RHPPH3 ट्वाइस Cl, लेकिन क्या बना है RH3PPH3 ट्राइस बना है। क्या बना है? ट्राइस। तो यहीं पर की पॉसिबिलिटी वो जनरेट कर रहा है कि ये तो बन गया, लेकिन इसके बनने के बाद अगर आपका स्टेरिक क्या बोलते हैं उसको, स्टेरिक फैक्टर के कारण अगर यहाँ से PPH3 रिमूव हो जाएगा तो ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RHCl PPH3 और वो किस शेप में होगा, T शेप में। ओके, यस सर। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, अगर तुमको पूछेगा कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले होता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो उसका सीक्वेंस क्या बताओगे आप? ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले हुआ, ठीक है, उसके बाद एल्कीन का इंसर्शन हुआ, कहेंगे देख लो आप, हुआ, देन आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोसेस लास्ट में आया। तो हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे जिसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले होता था और लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन होता था। रिडक्टिव एलिमिनेशन से जो वो प्रोडक्ट बनता था कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई आपकी इसकी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अरे कौन है अजय कुमार? अजय कुमार का बुक देखे हो? अभी भावना बोल रही थी ना अजय कुमार ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखता है क्या एसेंशियल टू का कुछ? अभी करेंट में 2018-19 में आया है क्वेश्चन एज इट इज, मैं आपको बता भी रहा था, पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन आया है। इसमें ये पूछा गया है कि ये रिएक्शन दिया गया है SnCl2 प्लस CO2CO8 और ये कन्वर्ट हो रहा है, ये जो SnCl2 है वो इन दोनों के बीच में CO2 कोबाल्ट का जो आपका डाइमर था उन दोनों के बीच में इंसर्ट हो गया। यस सर, ये ना इंसर्शन रिएक्शन का है। किसका है? इंसर्शन। इंसर्शन। वेरी गुड। तो अगर इंसर्शन रिएक्शन का है तो अगर कोई इतना जान लिया होगा कि ये इंसर्शन, इसको कि आदमी कंफ्यूज होगा तो किसमें होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ भी दिया है यार, ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ भी दिया है, तो बच्चा पहले पढ़ तो लो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ आया? यस सर। क्योंकि अभी भी देखो SnCl2 है तो Cl तो माइनस है, Cl तो माइनस है, तो भैया Sn जो है अभी भी 2 प्लस में है, यहाँ भी Sn जो अभी भी 2 प्लस में है। अरे तो जब Sn 2 प्लस में है, कोई चेंजेस नहीं आया, तो कैसे कोबाल्ट में कोई चेंजेस आ जाएगा? नहीं आया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अगर चेंजेस नहीं आया है तो ये जो रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन तो पहला नहीं है, ये भी नहीं है, और कौन बोलेगा कि ये मेटाथेसिस है? ऐसा तो पहला स्टेप तो बिल्कुल भी मेटाथेसिस नहीं है, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ इंसर्शन रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, और जिसमें बी जो है इसमें Me2SnCl2 जब रिएक्शन कर रहे हैं ReCO5 के साथ, तो यहाँ पर मेटाथेसिस रिएक्शन से ये आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर इसका आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, ये जो आपका अगर कोई ऑप्शन ए को पकड़ लिया तो बन जाएगा, ये जो SnCl2 है
यहाँ ये जो आपका SnCl2 है वो एक कार्बन की तरह बिहेव करता है और इंसर्ट हो जाता है मेटल मेटल बॉन्ड में, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ इंसर्शन रिएक्शन। और इस इंसर्शन रिएक्शन से आपका ये प्रोडक्ट जो वहाँ मेंशन है वो बना। लेकिन सेकेंड में जो है ये आपका जो रेडियम माइनस था, जो सोडियम वोडियम के साथ जुड़ा हुआ जो काउंटर है, सोडियम तो प्रेजेंट है, ये एक प्रकार का मेटल कार्बोनाइलेट है क्या, ठीक है। और ये मेटल कार्बोनाइलेट जो ReCO5 माइनस है वो अटैक कर रहा है तुम्हारे Sn पर, क्लोरीन बाहर। तो इस रिएक्शन से ये दोनों क्लोरीन देखो निकल गए, आपके जो सिर पर SnCH3CH जुड़ गए, तो इट इज काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट एंड इट इज नोन एज मेटाथीसिस। तो एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे मेटाथीसिस रिएक्शन होते हैं, एल्कीन मेटाथीसिस, एल्काइन मेटाथीसिस, तो इन सबको हम ज्यादा डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये साइबर एटकिंस में एक छोटे से टेबल में दिया हुआ है, आपको वहां पास मिल जाएगा ये, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो मेटल सॉरी मेटाथीसिस रिएक्शन है, वहां पर बहुत सारे मेटाथीसिस रिएक्शन को मिल किया गया है। तो ऑप्शन एक से ही इसलिए आप ऑप्शन पहले नंबर का ऑप्शन से ही, या ऑप्शन पहले नंबर का जो रिएक्शन था उसी से ये क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हमको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, कुछ ऑप्शन जो है बहुत आसानी के साथ इसमें एलिमिनेट होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, मैंने आपको वैसे ही कुछ रिएक्शन बताया, एल्काइन मेटाथीसिस का, मेटाथीसिस चल रहा है तो एक आध मैं इसका भी ला ले आता हूँ। एल्काइन मेटाथीसिस ऐसे ही कोई टंगस्टन बेस्ड कैटलिस्ट का यूज किया जाता है करके बोला था कि ग्राफ्स कैटलिस्ट की जगह में, याद आ रहा है? यस सर। वो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को यस मैं सर। तो देखो ये बोल रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तुमको यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड जो दिख रहा है, इन्हीं एल्काइंस में आपका जो है क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, एल्काइन मेटाथीसिस रिएक्शन होगा। तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट रिएक्शन बताया था कि कैटलिस्ट का यूज वहां पर मैंने बोला भी था कि इसका जो मैकेनिज्म है, मैं कैटलिस्ट का यूज आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताया था कि ये अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड था, ये C6H4 और पैरा पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर जो है ए में जुड़ा रहता था, तो ये दोनों जो है ये C6 वाले एक तरफ एक साथ जुड़ जाते थे और ये लोग एक साथ जुड़ जाते थे। याद आ रहा है क्या, वो आर प्राइम ट्रिपल बॉन्डेड और इधर आर हाँ आर प्राइम, याद यस आ रहा सर, है आप क्या? बताए थे ये वाला। हाँ तो यस सर। यस। हाँ तो ये ऐसे कुछ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होकर के ये आर और ऐसे होकर के ये आर प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसके कैटलिस्ट के ऊपर एकदम सिंपल सा रिएक्शन पूछा था। वो तो बस तुमको ये पूछ रहा था, इसको बता देता हूँ कि अगर ये जो है टंगस्टन इसके पास आएगा तो ये जब इस कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन करेगा, एल्किन मेटाथीसिस रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं तुमको ये दिखाऊं यार, देखो ये रिएक्शन, इसको मैं कंप्लीट जो है आपका टर्सरी जो ब्यूटाक्साइड जो है उसको अलग से एक एक करके लिख दिया हूँ। यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल को पूरा कार्बन के फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पर ये ऐसे मेंशन हो जाएगा। ये अल्टीमेटली यही है, ये जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो आपका टर्सरी ब्यूटाक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टंगस्टन से जुड़ा हुआ, और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है। और ये देखो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा था और एक तरफ जो है पैरा पोजीशन पर मिथाइल पैरा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अब मैं इनको आसपास ला रहा हूँ, मतलब ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को आमने सामने ला रहा हूँ। तो जब ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को अगर आमने सामने लाऊंगा तो ये एक बार ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा क्या, तो ये वाला प्लस। हाँ ये वाला जो डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड जो है इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बनेगा कि नहीं। यस सर। इतना प्यारा क्वेश्चन था ये, इतने प्यार से बेवकूफ बना के निकल गया बहुत सारे बच्चों को।
कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या गया। सो ध्यान देना, ये टंगस्टन डबल बॉन्ड कहाँ पर, मेरे को बताओ। ये ट्रिपल बॉन्ड था, एक बार जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो बताओ मेरे को कि क्या ये डबल बॉन्ड टंगस्टन और उसके टर्सरी ब्यूटाइल वाले जो कार्बन है उसके साथ प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा डबल बॉन्ड किसके साथ प्रेजेंट रहेगा, कार्बन और कार्बन जो आपका एक बेंजीन था और एक फिनाइल ग्रुप था, और एक पैरामिथाइल जो फिनाइल ग्रुप जुड़ा था वो है, तो उनके बीच होगा। तो ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड को अभी देखो किसके साथ बनाए हैं, होना किसके चाहिए था, टर्सरी ब्यूटाइल के साथ। टंगस्टन तो किसके साथ जुड़ा था, टर्सरी ब्यूटाइल, ये देख लो। तो ये डबल बॉन्ड भी इसी के साथ होना चाहिए था। तुम देखो ये जस्ट अपोजिट साइड हुआ, तो अपोजिट साइड अगर है ये, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ आया। इसमें तो बड़ा गजब काम किया है सी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में एक ही डबल बॉन्ड दिखाया है, तो कहाँ गए भाई सब लोग। ओके। यस सर। और थर्ड वाले में, डी वाले में तो पूरा 5 मेंबर रिंग बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है। और यस देखो सर। इतने प्यार से ये जो है बेवकूफ बनाए, हम तो ऑप्शन देख के छोड़ के आ गए थे, ये क्या दिया है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब और ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, और ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो अगली बार तुम्हारे टाइम आएगा तो फिर क्या पता ये इससे और आगे बढ़ जाए। तो पहले स्टेप में पहले जब पूछा ये, तो अपने एक ही स्टेप तक तुमको पूछ लिया, अब पूछेगा तो पूरा फाइनल पूछेगा। ठीक। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन है आपका, द कैटलिस्ट इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द मेटाथेसिस ऑफ 1 ब्यूटेन टू गिव एथाइलिन एंड 3 हेक्सेन। यह बहुत पुराना क्वेश्चन 2011 का। जब मेटाथेसिस रिएक्शन को ज्यादा नहीं पूछता था तो सिर्फ वो क्या पूछा था कि वो कौन सा कैटलिस्ट है जो मेटाथेसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अरे कोई भूल जाएगा इसको। अरे ग्रब्स कैटलिस्ट। और ग्रब्स कैटलिस्ट किसमें इन्वॉल्व होता है, एक वेल नोन कैटलिस्ट है एल्कीन मेटाथेसिस का। और देख लो यहाँ पर 1 ब्यूटेन दिया है, एल्कीन है क्या, यस सर। ऑप्शन नंबर जी। ओके। चलो, तो ये थे आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि पहले मैं आपको ग्रब्स मेटाथेसिस और जो कैटालिसिस प्रोसेस है, या नॉर्मली कैटालिटिक, यहाँ पर ग्रब्स कैटालिस्ट भी तो एक कैटालिस्ट है, तो इन चीज़ों को मैं कैटालिस्ट वाला जो पोर्शन छूटा था उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद जो कुछ और बच गए हैं उनको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के टर्म में अब कोई हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, समझ आया, यस सर। कोई क्वेश्चन में डाउट। यस सर, जो अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बोले कि फर्दर और रिएक्शन होगा तो उसमें फिर से वही 2+2 एडिशन हाँ कराते जाएंगे ना, हाँ कि हाँ हाँ, इसमें का जो एग्जैक्टली बॉन्ड है। एग्जैक्टली, वो जो बॉन्ड जो है वो टूटते जाएगा, आई मीन वो चेंज हो जाएगा। अरे ये मेटासिस रिएक्शन तो रीडिस्ट्रीब्यूशन। यस सर, समझ गए। चलो, और वैसे भी इसको तो वैसे के वैसे बाहर निकलना है ना, तभी तो कैटलिस्ट कहलाएगा ये। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। चलो ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो।